नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं कुमार मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एप्लीकेशन पर ऐप पर, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, कुमार मन्नूज मैजिकल इनऑर्गेनिक, और जिसको आप यूट्यूब चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं कुमार मन्नूज मैजिकल इनऑर्गेनिक करके, जिसको आप गूगल पे रिव्यू भी कर सकते हैं कुमार मन्नूज मैजिकल इनऑर्गेनिक को, और ऐप पर भी गूगल प्ले स्टोर पर भी रिव्यू कर सकते हैं। आज के लेक्चर में मैं एक नया यूनिट, तीसरा यूनिट स्टार्ट करने वाला हूं, जो नेक्स्ट ईयर जेई देंगे या नीट देंगे उनके लिए। जाहिर है मेरे पीछे आपके बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा इस यूनिट का नाम SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और ब्रैकेट में लिखा होगा प्रॉपर्टीज। जाहिर सी बात है कि अगर आप एनसीईआरटी को पलटेंगे तो आपको ये यूनिट तो कहीं दिखेगा नहीं, कहीं ये यूनिट नहीं दिखेगा। तो आखिर ये यूनिट क्या है, कहां से आया? तो काफी लेक्चर निकल चुका है, काफी केमिस्ट्री भी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, और फिर भी एक बार बनता है कि मैं इस लेक्चर में शुरू के 5-7 मिनट में आपको ये क्लियर कर दूं कि आखिर ये यूनिट कौन सा है। इसको आपको एनसीईआरटी में ढूंढनी है तो कहां पे मिलेगी, और 11th है कि 12th है, क्या है, और जो पीछे हमने पढ़ाया है उसको भी एक बार। तो एक बार ये कह ले कि मैं आपकी यादें ताजा करवा रहा हूं आपको, जब आपने जिस दिन एडमिशन लिया होगा, लेक्चर 1 जो हमारा होगा इंट्रोडक्शन क्लास, वहां पे ले चलता हूं, और वहां की चीजों को 5 मिनट में आपको एक बार फिर से ब्रीफ करता हूं। देखें, सबसे पहली बात, जो आप एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बात करते हैं, जो आपके पास एनसीईआरटी केमिस्ट्री होती है, एनसीईआरटी केमिस्ट्री में टोटल 30 यूनिट्स होते हैं। आप एनसीईआरटी 11th और 12th दोनों को जब देखेंगे तो दोनों मिला के आपको 30 यूनिट्स दिखेंगे। 11th और 12th दोनों मिला करके आपको 30 यूनिट्स देखेंगे। अब इस 30 यूनिट में 10 यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री के होंगे, 10 यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होंगे, और 10 यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होंगे। एक यूनिट ऐसा है जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक के बीच में काम होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो केमिस्ट्री की कंबाइंड केमिस्ट्री की यूनिट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिजिकल में भी यूजफुल है, इनऑर्गेनिक में भी यूजफुल है, थोड़े बहुत ऑर्गेनिक में भी यूजफुल है, बट सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक में यूजफुल है। तो आ जाओ, मैं ये 10 यूनिट, सबसे पहले केमिस्ट्री जो आपको पढ़नी है, तीनों केमिस्ट्री बराबर बराबर, एकदम बराबर। अब इस 10 यूनिट को मैं दिखाता हूं कि ये नाम क्या सब है। 11th में कुछ यूनिट्स होंगे और कुछ यूनिट्स 12th में होंगे। 11th में जो चैप्टर्स होंगे, पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हो, दूसरा एस ब्लॉक, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा केमिकल बॉन्डिंग, अच्छे से देखोगे, पांचवा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये, और छठा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। तो पी ब्लॉक को समझो, जैसे पी ब्लॉक को पढ़ते हो ना, 3A 4A 5A 6A 7A 8A, ये 6 ग्रुप है पी ब्लॉक में। तो 11th में 3A और 4A, इन्हीं दोनों एलिमेंट्स के कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं। अब आ जाए आप 12th पे। 12th में एक बार फिर से पी ब्लॉक आपको मुलाकात होगी, बट अलग चैप्टर, 5A 6A 7A और 8A, मतलब मेजर पी ब्लॉक आपको 12th में चला गया। 11th में पी ब्लॉक कम रहा। इसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक, इसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और इसके बाद मेटलर्जी। हमने क्लियर बोला, एक यूनिट एडिशनल आप ले सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसका भार आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर पर डालते हैं। मेजर ये इनऑर्गेनिक के ही टीचर को पढ़ाना होता है और उन्हीं को एप्लीकेशन में भी लगाना होता है। मतलब ये हमारा 11th नंबर यूनिट है। अब ये आपका जो 10 यूनिट है, इसको अगर मैं छोड़ भी दूं, हालांकि मैं उसको पूरा
एटॉमिक स्ट्रक्चर का 70% पार्ट सिर्फ बोर मॉडल छोड़ के बाकी सारे पार्ट को कवर करता हूं, आप लोग को मालूम होगा। तो अगर इसको छोड़ भी दूं तो ये आपके 10 यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं 30 में से, मतलब 1/3 है। बहुत सूरत हाल बहुत क्लियर है। यदि आप नीट के स्टूडेंट हैं, आपके पास 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, 90 फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के, जिसमें 45 केमिस्ट्री के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 45 केमिस्ट्री के आउट ऑफ 45 में आपको 15 से लेके 22-23 मतलब 22-23 तक देखा गया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं। 15 तो मिनिमम है, हालांकि फ्रीक्वेंट बेसिस पे बोलोगे तो 17-18 आते हैं। एटॉमिक को जोड़ लोगे तो 18 प्लस होगा, 18 प्लस होगा, जो माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन 23 तक, 23 मतलब मोर देन 50%। आप AIPMT जो मेडिकल है, नीट है, 2013 का पेपर निकाले, जब से नया पैटर्न आया है, तो 13 के पेपर में आपको 23 इनऑर्गेनिक दिखेंगे। जिस 23 इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में 10 इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो सीधे सीधे IIT से उठा के डाले गए थे, मतलब IIT के पूछे हुए ऑब्जेक्टिव को सीधे सीधे पूछ दिया गया था। इसलिए मैं बार बार मेडिकल के स्टूडेंट को बोलता हूं, आप लोग कभी ये ना समझें कि मेरे को कम पढ़ना है। आपके साथ क्या ज्यादती होती है आपको मालूम ही नहीं है। आपके साथ ज्यादती होती कि IIT वालों के क्वेश्चंस आपको पूछ दिए जाते हैं, जबकि आपका सिलेबस उतना डेप्थ में और वास्ट नहीं है। आज भी मेरे जहन में वे क्वेश्चन है Na2S, CuS और ZnS की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, और ये क्वेश्चन IIT के 2002 का क्वेश्चन पेपर है, उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन, और उसको AIPMT ने 2013 में पूछा। इसीलिए मेडिकल वालों का यही प्रॉब्लम है, मेडिकल वाले पहले ही खुद को मान लेते हैं कि मेरा मेडिकल है, मेरा लेवल उतना कहां है। मैं क्यों मेडिकल वालों के साथ मजाक करता हूं, इसी वजह से मैं मजाक करता हूं। ऐसा नहीं है, मैं अपने मेडिकल पेरेंट्स की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। जो बच्चे मेडिकल में जाते हैं उनको मैं इंजीनियरिंग में जाने वाले बच्चों से ज्यादा मैं मानता हूं कि उनके अंदर कैपेबिलिटीज होंगी, क्योंकि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। कभी इंजीनियरिंग वालों ने 78 और 80% का कट ऑफ नहीं देखा है, कभी किसी इंजीनियरिंग वालों ने नहीं देखा है। जबकि मेडिकल वालों की अगर बात करें तो बिहार मेडिकल एक ऐसा स्टेट मेडिकल में, मैं बिहार की बात कर रहा हूं पर्टिकुलरली, वो एक ऐसा मेडिकल कंपटीशन था जो 90% कट ऑफ तक लाया था, मतलब वहां तक कट ऑफ गया है। और अभी भी नीट में 75 to 80 के बीच वैरी करता है, जबकि IIT का कट ऑफ 25 to 35% के बीच होता है। तो जरा आप सोच के देखें, इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। आप क्वेश्चंस के लेवल पे नहीं जाए, आप ये देखें कि उनके क्वेश्चंस IIT वाले भी उठा करके IIT के भी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो मेडिकल वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको मैं एक बार बार बोलता हूं ये बात, और एक बार फिर से इस वीडियो में मैं बोल रहा हूं कि आप अपने आप को कभी भी ये ना समझें कि मेरे क्वेश्चंस इजी होते हैं। जैसे ही आपने ये सोचा तो आपके अंदर थोड़ा भी टफ क्वेश्चन दिखेगा, आप बोलोगे लेट इट गो, इसको जाने दो, ये मेरे काम का नहीं है, और तुम्हारे अंदर इससे लापरवाही डेवलप होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तुम्हारे अंदर इससे लापरवाही डेवलप होगी, इसको भी जाने दो, इसको तो उस जाने दो में ठीक है। तुम हो सकता है कि तुम्हारे सामने अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से तुम फिल्टर 40 को हटा दे रहे हो कि ये मेरे लेवल का नहीं है। मान लो ये मेरे लेवल का नहीं है, IIT एडवांस्ड के लेवल का, 40 हटा दे रहे हो, लेकिन यकीन मानो तुम्हारे हटाने में चूंकि तुम एक्सपर्ट नहीं हो, आपको आता कितना है तो आप एक्सपर्ट नहीं है, तो आप जाने अनजाने में जो वो 40 क्वेश्चन हटाएंगे कि इसको क्या करें पढ़ के, ये तो टफ लग रहा है, ऐसा थोड़ी ना मेरे को आएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड कहां से आ जाएगा, ये बहुत वास्ट है, ये सब नहीं पूछने वाला है। उस 40 में जाने अनजाने में आप 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हटा देंगे जो आपको आ सकता है। समझ गए ना? इसीलिए मेडिकल वालों को मैं बार बार बोलता हूं, आप अपने टीचर पर ट्रस्ट करें, जिनसे भी पढ़ते हैं XYZ, उन पर भरोसा करें, वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, वो फिल्टर कर देंगे कि आपको ये पढ़ना है या ये नहीं पढ़ना। बहुत क्लियर मैं बोलता हूं, मैंने एप्लीकेशन पे डाला JEE मेन और नीट और एडवांस्ड सभी के लिए एक कॉमन चीज डाला, एक्सरसाइज 1 लेवल 1 सभी को बनाना है। जो लेवल सिर्फ एडवांस्ड वालों को बनाना होगा, मैं क्लियर बोल दूंगा ये चीज, ये क्वेश्चन सिर्फ एडवांस्ड वालों को बनाने हैं। तो आप अपने आप को डिफरेंशिएट ना करें। आप एक स्टूडेंट हैं और आपके सामने जो व्यक्ति आज वीडियो लेक्चर दे रहा है, इनके सामने से 50,000 से ज्यादा, मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स गुजर चुके हैं, सामने से पढ़ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई बड़ाई की बात नहीं है, बट आपसे मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी कल को हो सकता है मेरे से बहुत अच्छे टीचर बन जाए आप में से कोई, तो उस दिन आपका भी एक्सपीरियंस हमसे बेटर हो सकता है। लेकिन आज के डेट में मेरा है, तो मेरी बातों को समझें कि अगर आप मेडिकल के पर्टिकुलरली स्टूडेंट हैं तो आप लापरवाही ना लाएं कि ये क्या पढ़े, इतना वास्ट, इतना जी नहीं।
हमेशा आप मेरे पढ़ाई में, टीचिंग मेथोडोलॉजी में एक चीज ढूंढे होंगे या देखा होगा आपने, हर एरिया में जब भी मैं कोई टॉपिक की बात करता हूं तो मैं बोलता हूं ये इस कंपटीशन में क्वेश्चन आया, मैं उसी को टच ही करता हूं जो कंपटीशन में दाएं बाएं कभी ना कभी आया हुआ हो। ठीक है, तो मेरे ऊपर वो छोड़े। तो आ जाए, अब मेडिकल वालों की मैं बात कर रहा था, मैंने उनको समझाया कि उनके क्वेश्चन तो 45 में इनऑर्गेनिक 15 to 23 तक चले गए, नीट वालों को और एडवांस्ड वालों को 1/3 रहेंगे। तो चैप्टर्स में भी 1/3 इनऑर्गेनिक है, और मार्क्स में वेटेज जो आप बोलते हो उसमें भी 1/3 इनऑर्गेनिक है। बोर्ड का अनुपात कुछ और है, बोर्ड में अलग अलग तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। कंपटीशन में चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, कभी कोऑर्डिनेशन से 2 केमिस्ट्री क्वेश्चंस आते भी हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है सरप्राइजिंगली कि कोऑर्डिनेशन से एक भी नहीं आता। बट बोर्ड में आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन से अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं तो आने हैं, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं तो आने हैं, वो फिक्स किया हुआ बोर्ड में। तो मैं बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिलहाल कंपटीशन की बात कर रहा हूं। बोर्ड की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 3 क्लास की होती है, लेकिन कंपटीशन की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 12 से 15 लेक्चर की होती है। जेई मेन की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 12 लेक्चर की होगी, एडवांस वालों की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 17-18 लेक्चर की होगी। तो मेरी बातों को आप समझिए, जो मैं कह रहा हूं उस चीज को फील करें आप। ठीक है, तो 10 यूनिट में हमने ये दिखाया। अब देखो जरा, आप बोलोगे, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है, थर्ड यूनिट 3 है मेरा ये, आज मैं थर्ड यूनिट शुरू करने जा रहा हूं। तो मैं बोलूं कि इससे पहले आपने क्या पढ़ा, तो आप बोलोगे सर 2 चैप्टर पढ़ा, 10 में 2 पढ़ा। मेरी बात को अच्छे सुनेंगे, हो सकता है आपके मन में आए कि 10 में 2 पढ़ा सर, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा और एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा, इनफैक्ट सर 11 में 2 पढ़ा। सर हम लोग बहुत पीछे हैं, हो सकता है आप में से कुछ के दिमाग में आए, लेकिन क्या आपने ध्यान नहीं दिया था? जब भी मैं जिस भी लेक्चर में मैं पढ़ा रहा था, मैं बार बार बोल रहा था, हर टॉपिक पे बोल रहा था, ये 12th में है, ये 11th में है। मैंने आपको कितनी बार बोला, मैंने फ्यूज्ड मॉडल आपके सामने प्रेजेंट किया, कॉम्पिटिटिव मॉडल, बोर्ड मॉडल प्रेजेंट नहीं किया था, कॉम्पिटिटिव मॉडल मैंने प्रेजेंट किया है। आपको अच्छे से ध्यान होगा, जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवा रहा था, तो पूरे एफ ब्लॉक के एक एक एलिमेंट का सॉलिड और गैस, वीडियो पर बने रहेंगे, बिल्कुल हटेंगे नहीं, सॉलिड और गैस फेज में मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया था। आप देखें एफ ब्लॉक 12th में है ना, जबकि वो शुरुआत के लेक्चर्स थे, और मैंने उसी समय में 12th का उतना बड़ा एरिया कवर किया था। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स का मैंने कॉन्फ़िगरेशन कवर किया था, जबकि ये 12th का था, बट मैंने 11th की शुरुआत में वो 12th की चीजें पढ़ा दी थी। मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी हो या साइज हो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या लैटिस एनर्जी हो या हाइड्रेशन एनर्जी हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, मैंने डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सभी में प्रॉपर्टीज को डील किया है। ये सारे प्रॉपर्टीज 12th के थे। पीरियोडिक प्रॉपर्टी 11th का था, वो आयोनाइजेशन एनर्जी 11th का टॉपिक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में वो टॉपिक है। बट ट्रांजिशन मेटल का हमने आपको कितनी बार बोला है कि IE2 IE3 पूछा गया है कंपटीशन में, AIPMT में पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, जेईई मेन में पूछा गया है, क्रोमियम, मैग्नीज, वैनेडियम, आयरन, इन 4 एलिमेंट्स का हमने कितने दफा आपको बोला है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा गया है, और ये किसका हुआ? डी ब्लॉक का हुआ। तो डी ब्लॉक 12th में। तो मेरी बातों को आप समझे, मैं डे 1 से आपको 12th का टॉपिक लेके चलता हूं। 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, होते तो 3 तरीके के हैं। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो टीचर पर फेथ करके उसके हिसाब से चलते हैं। एक बीच वाले स्टूडेंट जो झूलते रहते हैं, मेहनती होते हैं वो, बट थोड़ा कभी कभी उनका कदम डगमगाता। और एक वो होते हैं जो अपनी विफलताओं के लिए, फेल्योर के लिए हमेशा सामने वाले को, जो कैमरा में जिसको देख रहे हो अभी, यूट्यूब पे जिस आदमी को देख रहे हो, उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। चाहे वो फिजिक्स का व्यक्ति हो, कि केमिस्ट्री का हो, कि मैथ्स का हो, कि बायोलॉजी का हो। नंबर उसको नहीं आएगा, 12th में फेल वो करेगा, तो उस कैटेगरी का स्टूडेंट हमेशा बोलेगा कि फल्ला साहब ने तो मेरा ये चैप्टर ही नहीं कंप्लीट कराया, फल्ला साहब तो अभी यही पढ़ा रहे हैं। और यकीन मानिए 60% लोग ऐसे ही होते हैं, 40% ही बाकी इधर के हैं। जो पहली कैटेगरी बोला उसमें तो 5% स्टूडेंट है बस जिनका रिजल्ट होता है। बीच वाले जो है, बीच वाली कैटेगरी वाले जो लेबोरियस तो होते हैं, बट दाएं बाएं भागते रहते हैं, वो भी है, उनका भी 5% से 10% लोगों का रिजल्ट होता है। वो अगर टीचर की बातों को मान लिए तो इधर शिफ्ट कर गए, नहीं माने तो बातों को उधर शिफ्ट कर गए। लेकिन फेल्योर वाले लोग जो हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, अब वही बात मैंने बोला, अब आप बोल सकते हो कि सर अभी तक तो आपने 11 में 2 यूनिट पढ़ाया, बट अभी तक अगर
मैं इस पूरे कंटेंट को देखूं परसेंटेज वाइज, तो मैंने आपको 1/3 कवर कर दिया। 1/3 आपका इनऑर्गेनिक यहां पर कवर्ड है। ठीक है, शुरू में रफ्तार स्लो होती है क्योंकि 9th-10th का भी तो मैं कवर करता हूं। आपको मैंने बोला है कितनी बार, स्टैंडर्ड 9th और 10th भी आपकी कवर करता हूं, क्योंकि बेस में आपका कुछ नहीं आता इनऑर्गेनिक में। तो कितनी सारी चीजें मैं लाता हूं। आप गौर कर रहे होंगे, मैं आयन, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, मॉलिक्यूलर वेट, क्या क्या नहीं, पता नहीं क्या क्या, हर चीज में 9th-10th की चीजों को भी मैं लाता हूं और हर टॉपिक में लाके डिस्कस करता हूं। तो ठीक है, इट नीड्स एफर्ट, इट नीड्स टाइम, इसलिए हम लोग टाइम लेते भी हैं अच्छे से कवर करने के लिए कि आपका कोई फंडामेंटल में भी कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मेरा जो मसला है वो यही है कि अभी आपको लग रहा है 2 यूनिट, बट 2 यूनिट मैंने कवर नहीं किया। मैंने सारे में से थोड़े 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 उठाए। मेजर जो इसमें है आपका वो ब्लॉक है, जरा देखिए, ये एस ब्लॉक, हाइड्रोजन ब्लॉक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ब्लॉक है, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो आपने क्या देखा, 4 और 2 मतलब 60% ऑलमोस्ट ब्लॉक है, ऑलमोस्ट एसपीडीएफ ब्लॉक है। मेरी बातों को अच्छे से दोस्त समझना, आपके सिलेबस में करीब करीब 60% ऑलमोस्ट जो है वो ब्लॉक है। ब्लॉक मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इन ब्लॉक, और यही टफ है, इसी को लोग छोड़ते हैं। लोग इनऑर्गेनिक समझते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को, केमिकल बॉन्डिंग को, कोऑर्डिनेशन को और मेटलर्जी, 4 चैप्टर को इनऑर्गेनिक समझते हैं, जो 40% है। और जो 60% से ज्यादा एरिया है उसको लोग इग्नोर कर देते हैं। लेट इट गो वाली बात है, छोड़ दो इसको, ये नहीं होने वाला है। मेन ग्रुप एलिमेंट्स इसको बोलते हैं, ये लोगों से कवर नहीं होता जल्दी, टफनेस इसमें काफी टफ है ये, तो लोग इसको छोड़ दिया। और कंपटीशन में मेजर क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये टफ है, तो हमने इसी को आसान बनाने के लिए, किसको, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 8, इनको हमने 3 हिस्से में बांट दिया। पहला हिस्सा प्रॉपर्टीज, दूसरा हिस्सा स्ट्रक्चर और तीसरा हिस्सा रिएक्शंस। वीडियो पर बने रहेंगे अच्छे से। आज आपको मैं इंट्रोडक्शन क्लास में लेके चला गया हूं अभी फिलहाल कुछ देर के लिए। हमने बोला आखिर एस ब्लॉक में आप क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में, हाइड्रोजन एलिमेंट और उसके कंपाउंड के बारे में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में, यहां पर 5, 6, 7, 8 एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, डी और एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो ये जो कंप्लीट है 60% ब्लॉक वाला एरिया, इसमें एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स है। अब इसके कंपाउंड के 3 चीजें होती है, एक प्रॉपर्टी, आराम से बेटा सुनिए, एक प्रॉपर्टी, दूसरा स्ट्रक्चर और तीसरा रिएक्शंस, और कुछ नहीं होता है। आप जब भी कोई ब्लॉक को पलटेंगे तो या तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में आपको एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी लिखा मिलेगा, या कंपाउंड का प्रॉपर्टी, या एलिमेंट का स्ट्रक्चर, या उसके कंपाउंड का स्ट्रक्चर, या एलिमेंट का रिएक्शन, या उसके कंपाउंड का रिएक्शन। इसके अलावा कुछ नहीं होता। बोलते हो KMnO4 का कलर पर्पल है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। आप बोलते हो KMnO4 इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसकी प्रॉपर्टी है। KMnO4 पर HCl गुजार के हिट करते हो तो क्लोरीन गैस बनता है, ये उसका रिएक्शन हुआ। KMnO4 में मैग्नीज का हाइब्रिडाइजेशन D3S टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये उसका स्ट्रक्चर हुआ। तो 3 ही चीजें होती ही हैं केमिस्ट्री में बेसिकली, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और रिएक्शन। आपके जहन में कोई भी केमिस्ट्री का फैक्ट हो, आप अगर निकाल के देखें तो कंपाउंड से रिलेटेड यही 3 चीज हो सकती है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे आप, स्ट्रक्चर हो गया। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट दिस है, बॉइलिंग पॉइंट दैट है, प्रॉपर्टी। NO कलरलेस गैस है, प्रॉपर्टी। NO2 ब्राउन कलर का गैस है, प्रॉपर्टी। NO2 पैरामैग्नेटिक है, प्रॉपर्टी। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। NO2 पर वाटर जाएगा तो HNO2 और HNO3 बन जाएगा, रिएक्शन। तो 3 ही चीजें हो सकती है। तो हमने इनऑर्गेनिक को आसान बनाने के लिए बेसिकली, कि कंपटीशन में 11th, और मेरी बात को अच्छे से सुनेंगे, एकदम धैर्य से सुनेंगे। आमतौर पे आप लोग वीडियो देखते हैं तो तुरंत तुरंत जो है वो बाहुबली से हटते हैं और साउथ की मूवी पर कूद जाते हैं, वहां से हटते हैं भोजपुरी पे कूद जाते हैं। तो ऐसा ना करें, ये आपका मतलब लाइव बिल्डिंग सेशन चल रहा है, लाइफ मेकिंग सेशन चल रहा है, तो यहां से आप स्विच ना करें, आपके करियर की बातें हो रही है। तो मैंने बोला कि प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और रिएक्शंस, इन यूनिट्स में यही चीजें हैं और ये काफी टफ है। और कंपटीशन में 11th का क्वेश्चन अलग और 12th का अलग नहीं आता। मैंने कितने दफे आपको बोला, आपको बोलेगा इनमें से किसका हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है,
और एक ऑप्शन देगा 11th का, एक ऑप्शन देगा 12th का। तो अब बताइए 11th अलग पढ़ेंगे 12th अलग पढ़ेंगे तो कंपटीशन कैसे देंगे? मेरे को बताओ, समझा दो, समझा दो। इनमें से कौन येलो कलर का है? कौन येलो कलर का है? एक एलिमेंट दे रहा है 11th से उठा के, एक एलिमेंट दे रहा है 12th से उठा के। कैसे कैसे होगा बताइए मेरे को? 11th अलग 12th अलग पढ़ने पर कनेक्टिविटी कैसे बनेगी? इसीलिए स्कूल की जो मेथोडोलॉजी होती है पढ़ने की और पढ़ाने की, जो भी स्कूल में सिस्टम होता है, एनसीईआरटी स्कूल, सीबीएसई स्कूल, आईसीएसई में पढ़ने पढ़ाने की, उससे कोचिंग इंडस्ट्री की मेथोडोलॉजी बिल्कुल अलग होती है। इसीलिए हम लोगों का जल्दी स्कूल वालों से बनता नहीं है। उन लोगों को आदत होती है चैप्टर वाइज डील करने की, और हम लोग कॉम्पिटिटिव होते हैं क्योंकि हमने नींव बनाई है, डेवलप की है, हम लोगों ने खड़ा किया। कोचिंग इंडस्ट्री जो बना है ये ऐसे नहीं, यहां के लोगों ने बहुत मेहनत किया, हमने, हमारे मित्रों ने, हमारे सीनियर्स ने। अदरवाइज जिस समय में कोचिंग इंडस्ट्री डेवलप इतना नहीं हुआ था, आपको पता नहीं है, आईआईटी का कट ऑफ 60 मार्क्स का फिजिक्स, गौर से सुने, 60 मार्क्स के केमिस्ट्री और 60 मार्क्स के मैथमेटिक्स के पेपर होते थे। उसमें 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स कट ऑफ जाता था। मतलब 60 में अगर 4 मार्क्स, 6 मार्क्स और 8 मार्क्स अगर कट ऑफ गया तो आप जरा सोचे कि वो कट ऑफ कितना हुआ। लेस देन 10% कट ऑफ चला गया। वो एक समय था 2002 से पहले का, 2000 से पहले का, वो एक एरा था जिसमें 10% से नीचे आईआईटी का कट ऑफ होता था। आज आईआईटी के कट ऑफ भी 35 और 40% तक पहुंचे हैं। आखिर बच्चों ने इतना नंबर कैसे लाया? नंबर कैसे बढ़ा उनका, मार्क्स कैसे बढ़ा? 10% से नीचे से स्कोर से उठ करके आईआईटी का आज बेस लेवल का कट ऑफ, मतलब एवरेज स्टूडेंट का मार्क्स इस लेवल पर अगर चला गया तो आप ही सोचिए ये कैसे बढ़ा। इसमें कोचिंग इंडस्ट्री वालों ने बहुत मेहनत करी है। हम लोगों ने चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए विशेष मेथड्स हम लोगों ने डेवलप किए हैं। हम लोगों ने बनाया है कि किस तरीके से बच्चों को प्रेजेंट करो ये चैप्टर, कि चैप्टर इजी हो, इंटरेस्टिंग हो, बोरिंग ना हो, याद ना करना पड़े, और श्योर शॉर्ट बच्चे हमारे क्वेश्चंस ठोक मारे, मार्क्स बढ़े। ऐसे थोड़ी ना एआईपीएमटी का, नीट का स्कोर आज, कट ऑफ आज 78%, 80% पर चला गया है। एक जमाना था जो इतना नहीं था, आज 80% पर चला गया। तो ये टीचर्स की मेहनत है। हमारे उन सभी कोचिंग के दोस्तों और मित्रों को सलाम है, हमारे सीनियर्स को सलाम है, जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके कंपटीशन का आज ये बेंचमार्क, ये लेवल स्टैब्लिश किया है। इसको नहीं हम लोगों का ना पटता हो, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज डील नहीं कर पाते हैं। हाँ, फिर भी फिजिक्स में होते हैं, वहां भी मिक्स किए जाते हैं चीजों को। आप देखते होंगे 11th कॉम्पिटिटिव जो टीचर पढ़ाते हैं वो देखते होंगे 11th के बहुत सारे चैप्टर्स को 12th में जाके पढ़ाते हैं। आप इस चीज को फील करते होंगे, जो भी लोग कॉम्पिटिटिव होते हैं उस नजरिए के, वो ऐसा करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप देखते होंगे किस तरीके से मिक्स होकर पढ़ाया जाता है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर्स होते ही नहीं है वैसे। वही हाल इनऑर्गेनिक का है। फिजिकल को आपने देखा होगा, फिजिकल में कहने के लिए 10 यूनिट है, 10 ही चैप्टर है, बट टीचर आपको आसान बनाने के लिए उसको 15-20 छोटे छोटे टॉपिक में बांटते हैं। आपने देखा होगा, आप मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, स्टैचियोमेट्री बोलते हैं, इडियोमेट्री बोलते हैं, टाइट्रेशन बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। ये सारे टीचर चैप्टर अलग अलग करके बनाते हैं, जबकि हकीकत में इन सबको एक चैप्टर बनाया गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, एक चैप्टर बनाया गया बस। तो ये टीचर लोगों ने, हम लोगों ने ये काम किया है। तो हमने आपके लिए, मैंने पर्टिकुलरली, और कहीं कोई ऐसे नहीं करते हैं, बट मैं करता हूं कि ये जो आपके ब्लॉक वाले यूनिट्स हैं, 6 यूनिट हैं, इसको हमने 3 चैप्टर में बांट दिया है, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और रिएक्शंस। तीनों बराबर बराबर हिस्से में है, मतलब एक यूनिट ये होगा, एक यूनिट ये होगा और एक यूनिट ये होगा। इससे आपका ये 6 चैप्टर एक साथ डील हो जाएगा। तो आज उसी में से हमारा जो यूनिट स्टार्ट होगा वो प्रॉपर्टीज वाला यूनिट शुरू होगा। उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा। तो ये 11th है कि 12th, जरा देखें, इसमें एस ब्लॉक भी है, हाइड्रोजन भी है 11th, पी ब्लॉक भी है 11th, थोड़े बहुत इन्वायरमेंटल भी आएंगे 11th, कम आएंगे इन्वायरमेंटल बेसिकली इधर आएंगे, लेकिन पी ब्लॉक का ये बड़ा एरिया 12th का आएगा, और डी ब्लॉक का भी, एफ ब्लॉक का भी आएगा। कहने का मतलब ये 11th और 12th एक बार फिर से दोनों है, सब में 11th और 12th दोनों होंगे, तीनों यूनिट में।
मैं समझता हूं बोर्ड वाले बच्चे जो चाहते हैं कि किसी तरीके से बोर्ड पास करके और कोई और काम धंधा देख लो यार, ये इंजीनियरिंग मेडिकल हम लोगों से नहीं होने वाला है। बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए मैं बोल दूं, आप भी इत्मीनान रहें। ट्वेल्थ के कुछ चैप्टर्स जो ट्वेल्थ में मेजर मार्क्स के होते हैं उसको मैं बाद में बाइफरकेट अलग करके पढ़ाऊंगा, उनके चीजों को इधर नहीं लाता हूं। जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की का कोई भी कंटेंट मैं इधर नहीं मिलाता हूं, इस यूनिट को मैं पूरा फ्री रखता हूं क्योंकि बोर्ड में इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। मेटलर्जी का कोई भी कंटेंट मैं इधर लाके नहीं मिलाता हूं क्योंकि इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, तो ये दोनों मैं छोड़ता हूं। उसके बाद बोर्ड के लिए पी ब्लॉक का सेशन मैं अलग से करता हूं। पी ब्लॉक का सेशन पढ़ा मैंने इसी में दिया, बट उसका सेशन मैं अलग से करता हूं क्योंकि यही 3 से बोर्ड में आपके क्वेश्चंस पकड़ने जाने हैं। इसलिए बोर्ड वाले स्टूडेंट जो सिर्फ बोर्ड की सोचते हैं कि मेरे को जेई मेन नीट एडवांस ये सबसे कोई लेना देना यार नहीं है, ये लोग मेरे नहीं, हम इन लोगों के औकात से बहुत ऊपर की चीज है, जो लोग ऐसा मानते हैं, तो उनके लिए ये इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कि वो भी इत्मीनान से रहे। उनकी ये सब चीजें कंप्लीट होने के बाद बोर्ड की चीजें भी उनके लिए स्पेशली आएंगी। तो उम्मीद है आज के बाद अब आपके मन में कोई उहापोह नहीं रहेंगी, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्शन द्वंद नहीं चलेगा दिमाग में कि सर 11th पढ़ा रहे हैं कि 12th। मैंने बहुत क्लियर वर्ड्स में बोले, मैं 11th और 12th मिक्स करके पढ़ा रहा हूं और अब तक यूनिट 2 कंप्लीट होने तक आपकी 33% मतलब 1/3 केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने कवर कर ली है। और जी हां, ये 10 यूनिट है, बट मैं इस 10 यूनिट को मिक्स करके कंप्लीटली 7 यूनिट में ही पढ़ा रहा हूं। तो आप ये ना देखें कि 11 में 2 पढ़ाया सर ने, आप ये सोचे सर ने 7 में 2 पढ़ाया। आपको मेरी बात समझ में आ गई? जिसमें से कुछ यूनिट छोटे हैं, जैसे यूनिट 3 थोड़ा छोटा होगा रिलेटिवली बाकी यूनिट से, 1 से 2 से काफी छोटा होगा ये। तो आप ये सोचे कि वो 7 यूनिट्स में आपने 2 यूनिट्स बड़ा बड़ा यूनिट्स आपने कवर किया। तो अब आप सोचे कि मैं बोल रहा हूं कि 1/3 सिलेबस आपने करीब करीब कवर किया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और अब रफ्तार तेज हो चुकी है। बाकी काफी ज्यादा कोविड ने डिस्टर्ब किया हम लोगों की पढ़ाई को, अदरवाइज हम लोग और थोड़े आगे होते, 10 लेक्चर मिनिमम आगे होते, या ये कह लीजिए कि ये वाला यूनिट हम लोगों का कंप्लीट हो चुका रहता, हम लोग 40% कवर होने के डायरेक्शन में चल रहे होते। ठीक है, तो इत्मीनान रहे, एकदम भरोसा रखे सामने वाले इंसान पर, इन्होंने आपकी जिम्मेदारी ली है और आप पहले बैच नहीं है। आपका सिलेबस हमारे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा पीछे नहीं होगा, हार्डली 7-8 क्लास या ये यूनिट कह ले जो कोविड के कारण डिस्टर्बेंस हुआ, ये यूनिट भर पीछे है। हम लोग बहुत जल्द कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस बना करके और आप लोगों को देंगे जिससे कुछ वो भी कवर हो। तो उम्मीद है अब मेरी चीजें अब आप लोगों को समझ में आ गई हो। अगर आ गई समझ में तो एक बार प्यार से आप सामने अपने अंदर की चीजों को लिख दें, बता दें मेरे को, हाँ सर ये चीज साफ साफ समझ गए कि क्या चीजें हो रही है, किस तरीके से चीजें जा रही है, ताकि मैं भी थोड़ा सुकून से पढ़ा सकूं आगे। और आप लोगों के डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए कि नहीं, प्लीज बता दें एक बार। तो इस तरीके से दोस्तों एक बार सभी लोग बता दीजिए क्या क्लियर है नहीं है। गुड, क्लियर है, सभी लोगों ने लिखा है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा दिल भेजा है, लव यू भेजा है। थैंक यू बच्चों। चलिए, सभी लोगों का देख रहा हूं मैं, बहुत सारा प्यार मिल रहा है। एक बच्चे ने, अभिषेक ने पूछा है सर कितना लेक्चर लगेगा। ऑलमोस्ट इस यूनिट में 12-15 लेक्चर के आसपास लगने वाले हैं, 12 लेक्चर के आसपास मान के चलो। और बाकी सभी लोगों ने लिखा क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया, कंपटीशन सही है, पढ़ाने का मेथड परफेक्ट है, गुड, समझ में आ गया सर अच्छे से, मेरा डाउट पहले से ही क्लियर था सर।
नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, चलिए गुड। हाँ, टेक WYZ ने पूछा है कब तक खत्म होगा। जी हाँ, आपकी ये बैच, ऑफलाइन वालों की बैच जनवरी से पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कि दिसंबर फर्स्ट वीक में मैं, दिसंबर लास्ट तक में मैं कंप्लीट करूं, और जनवरी फर्स्ट वीक हार्डली लेके चलो ऑफलाइन वालों की। और जो ऑनलाइन वाले लोग हैं उनका और पहले मैं कंप्लीट कर लूंगा, क्योंकि ऑनलाइन वालों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी जाएंगे कुछ चैप्टर्स के, तो रिकॉर्डेड लास्ट टाइम में एक दिन में एक लेक्चर रिलीज करूंगा, जैसे भी ऑल्टरनेट में जाता है, तो थोड़ा सा वहां पर तेज होगा, तो उन लोगों का थोड़ा और पहले हो जाएगा। मतलब वो लोग दिसंबर से पहले उम्मीद है निपट जाएंगे। बट ऑफलाइन वाले लोग तो थोड़ा, चूंकि ऑफलाइन समझते हैं ओपन जब होगी, चाहे वो जुलाई में हो अगस्त में हो, तो ऑफलाइन ओपन होने के बाद थोड़ी सी चीजें बदलती है। आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि बेटा आप लोग क्लासेस एकदम रेगुलर करें। मैंने देखा है कि जब भी कोई नया यूनिट शुरू होने वाला होता है, ज्यादा लोग प्रेजेंट होते हैं, और जब यूनिट वो हटता है फिर उसके बाद लोग कम, मतलब एक दो लेक्चर के बाद लोग कम हो जाते हैं। इसकी वजह यही है कि आप रेगुलर क्लास नहीं करते हो, तो आपको मजा नहीं आएगा फिर, और जब आपको मजा नहीं आएगा तो फिर आप क्लास छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो हर यूनिट में आप इंतजार करेंगे और इस तरह से पूरे सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप इंतजार ही करते रहेंगे, अब नया, अब नया, अब नया। यार नया से नहीं होता। आप जब से स्टार्ट कर रहे हैं तब से आप पूरा एफर्ट दे रहे दें। ये सब चीजें आपकी आदत खराब हो जाएंगी, और जब एक बार आदत आपका खराब हो गया, एक बार आदत आपकी बिगड़ गई ना, आप नहीं, अपने आप को नहीं सुधार पाएंगे। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बुरी चीजें होती हैं। आप भी अपने नब्ज को टटोलें, आप में भी एक दो बुरी चीजें होंगी, और यकीन मानिए आपने बहुत कोशिश की होगी उससे निजात पाने की। वो बुरी चीजें कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, किसी का बोलना, किसी का देखना, किसी का सुनना, किसी का फिजिकल एक्टिविटी, बुरी चीजें बहुत कुछ हो सकती है, और हर इंसान के अंदर होगा, मेरे अंदर भी होगा। लाख निजात पालो उससे, कोशिश आपने की होगी, जरूर आपने कोशिश किया होगा, आप नहीं उबर पाए होंगे, अब तक नहीं उबर पाए होंगे बेटा। और ये उम्र तो, जो आपका जो एज है, जो ये फेज चल रहा है ना, इसमें हार्मोनल चेंजेस इतने ज्यादा होते हैं कि इसमें और ज्यादा कंट्रोल करना खुद को मुश्किल होता है। इसीलिए किसी भी चीज की लत लगने ना दो, अगर वो चीज अच्छी नहीं है तो। ये लत ही है। नया चैप्टर आया, पहुंच जाओ बैच में, दो चार क्लास में समझ में आना बंद हुआ तो एक बहाना दे दो। तुम जरा सोचो, अपनी विफलताओं के लिए, अपनी फेल्योर के लिए तुम क्या क्या बहाने नहीं बनाते हो। तुम बचपन से अपने आप को कभी याद करके सोचो। हमेशा इन बहानों में तुम्हारे टीचर्स आते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स आते हैं, जरा सोच के देखो। हमेशा तुम्हारे बहानों में आते हैं। टीचर को रिस्पॉन्सिबल मानते हो कि स्कूल में ये टीचर ने, प्रिंसिपल ने, इस स्कूल ने, यहां की मेथोडोलॉजी ने, ये बस वाले ने। कभी खुद को जिम्मेदार माने हो? सोच जरा, कभी खुद को जिम्मेदार माने हो कि मैं गलत था, मैं गलत हूं, मैं ही गलत रहूंगा? दुनिया गलत नहीं थी, मैं गलत था। सिचुएशन ऑड नहीं था, मैं ऑड था। कभी खुद को जिम्मेदार ठहराए हो? यही मैं बोल रहा हूं। आदतें तुम्हारी इतनी खराब हो जाएगी, इतनी खराब हो जाएंगी, तुम अपने आप को वापस चाहोगे समेटना, बिखरने के बाद बेटा नहीं समेट पाओगे। इसीलिए इन आदतों को छोड़ो। ये जो तुम पहुंचते हो, कोई नया चैप्टर स्टार्ट हुआ और आ गए, और फिर 4 क्लास के बाद मैं बोल रहा हूं और लिटरली तुम सुन रहे हो, और फिर तुम यही काम करोगे, फिर तुम यही काम करोगे। प्लीज बच्चों, इससे निजात पाइए बेटा। एकदम, मतलब अपने साथ ना बोलते ढिठाई कीजिए, एकदम करे डिसिप्लिन में डालिए। क्लास करनी है तो करनी है। आपके पेरेंट्स बहुत सारे सपने लेके आपके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत मुश्किल हालात में, बिहार स्टेट के पर्टिकुलरली मैं पेरेंट्स की बात करता हूं, बहुत मुश्किल हालात में यहां के पेरेंट्स पढ़ाई को इतने ज्यादा तवज्जो देते हैं, इतने ज्यादा तवज्जो देते हैं कि अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार रहते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के पीछे, क्योंकि और कोई संसाधन है नहीं। ना कोई बिहार में बड़ा बिजनेस है, ना कोई बड़ी टूरिज्म है, कुछ नहीं है ऐसा। जो है यहां का एजुकेशन है। तभी तो आप देखते हैं कि यूपीएससी में जब रिजल्ट आता है तो बिहार के बच्चों का रिजल्ट का भरमार रहता है। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। रेलवे का जब भी रिजल्ट आता तो बिहार के बच्चों का भरमार रहता, ऑप्शन ही नहीं है अपने पास।
तो ये चीज को आप देखें कि आप में कमी है, आप में खामी है, जो आप कोई चीज पा नहीं पा रहे हैं। कब तक दूसरों को जिम्मेदार? बचपन से बुढ़ापे तक हम नादानी करते रहे, धूल चेहरे पे लगी थी, हम आईना साफ करते रहे। कब तक ऐसे चलेगा? कब तक ऐसे चलेगा? बेटा आईना को वाइप करोगे तो उससे तुम्हारे फेस का डस्ट नहीं हटेगा। तुम्हारा चेहरा गंदा हो रखा है, तुम्हारी आदतें खराब हो रखी है, इसीलिए तुम बार बार नए चैप्टर में पहुंचते हो, 4 क्लास करते हो, समझ में नहीं आता है, फिर 5वें में आ जाते हो, गायब हो जाते हो, फिर नए का इंतजार करते हो। यार कितनी बार आओगे? 5 बार 6 बार खुद ही थक के छोड़ दोगे लास्ट वाले 2 चैप्टर में। समझ गए? दोस्त रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ईश्वर ने यह मौका दिया है, अपने टैलेंट को, अपनी चीजों को पहचानो। बहुत खुशनसीब हो कि तुमको ईश्वर ने इंसान बनाया है। और उससे भी ज्यादा खुशनसीबी की बात यह है कि तुमको, आप लोगों को ऐसे टीचर्स मिले हैं जो वाकई कैपेबल है, सक्षम है कि आपके अंदर स्पार्क हो तो वो ऑल इंडिया रैंक 1 तक आपका दिलवा दे, करवा दे। वो नहीं करेंगे, करना आप ही को है, बट वो आपको उस लेवल तक गाइड कर सके। आप इतने खुशनसीब हैं, आप इन खुशनसीबी को, इस खुशनसीबी को एक्चुअली पहचान नहीं पा रहे हैं। सोचते होंगे सर क्या बोल रहे हैं आप, ये खुशनसीबी की क्या बात है? कभी सोचे हो कि कितने बच्चे 10th देते हैं इंडिया में? अगर आपने मेरा पहला लेक्चर इस बैच का कभी किया हो ऑनलाइन में, मैंने लास्ट ईयर इसको एक्सप्लेन किया था, 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट, मोर देन 1 करोड़ स्टूडेंट 10th का कंपटीशन देते हैं, एग्जाम देते हैं 10th, 1 करोड़ से ज्यादा इंडिया में। आप सोचे 1 करोड़ कितना बड़ा होता है, और 12th इसमें से 1 करोड़ स्टूडेंट में से 1 करोड़, जैसे जो 10th दिया उसको 12th देना है, बट वो सारे के सारे 12th नहीं दे पाते हैं। 40% स्टूडेंट उसमें से निकल जाते हैं जो 12th नहीं दे पाते हैं। सोचे जरा, अब वो जो 60% आके 12th दे रहे हैं, उनमें से कितने ग्रेजुएट हो पाते हैं? पता है ग्रेजुएट हो पाने का मतलब क्या हुआ? या तो इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन कर लिया, या मेडिकल से ग्रेजुएशन कर लिया, या सिंपल किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया, या बीबीए कर लिया, बिजनेस मैनेजमेंट से ग्रेजुएशन कर लिया, या लॉ से ग्रेजुएशन कर लिया, एनिमेशन से ग्रेजुएशन कर लिया, बहुत सारे सिनेमा इंडस्ट्री में कोई कोर्स करके ग्रेजुएशन कर लिया, डिजाइनिंग का ग्रेजुएशन कर लिया, फैशन डिजाइनिंग वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, आपने ग्रेजुएशन का कोर्स किया। कितने? 100 अगर 10th देते हैं तो 60 स्टूडेंट 12th देते हैं, और 60 अगर 12th दे रहे हैं तो आगे 20 स्टूडेंट ग्रेजुएशन देते हैं, और जब 20 ग्रेजुएशन देते हैं तो 5 स्टूडेंट मास्टर देते हैं, मतलब एमएससी मास्टर कोर्स जिसको बोलते हैं। आप सोचिए अब कितने आप खुशनसीब हैं, और आप उस खुशनसीबी को पहचान नहीं पा रहे हैं। मान लो सपोज कि आप लोग जिस भी स्टेट से हो, मोस्टली बिहार से ही होंगे क्योंकि हमारे ही बच्चे हैं, सब हमारे स्टेट के हैं, मान, या कोई बाहर से भी होंगे। आप ये एक बार सोच करके देखो कि आप 10th में जिस बेंच पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे थे, जिस स्कूल में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, आप उस बैच के अकेले स्टूडेंट नहीं थे दोस्त, आपके साथ उस बैच में और भी 50-60 स्टूडेंट थे, और भी दूसरे तीसरे बैचेज स्कूल में थे, 250, 300, 400 स्टूडेंट थे। आप जरा सोचे उनमें से कितने स्टूडेंट आपके स्टेट के कैपिटल सिटी तक पहुंचा? थिंक इट। क्या आपका हर एक स्टूडेंट जिसको आप जानते थे, क्या वो अगर बिहार में रहने वाला था तो पटना में आके पढ़ाई शुरू कर पाया? अगर वो झारखंड में रहने वाला था तो क्या रांची में आके पढ़ाई स्टार्ट कर पाया? मेरी बातों को समझे। अगर वो उत्तर प्रदेश में का स्टूडेंट था तो क्या वो कानपुर या लखनऊ जैसे अच्छे कोचिंग हब वाले सिटी में जाकर के पढ़ाई शुरू कर पाया, या बनारस पहुंच के कर पाया? कितने? क्या सारे? सारे? वेस्ट बंगाल के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहां पढ़ते हैं, क्या सारे के सारे कोलकाता सिटी में जाके पढ़ पाए? पढ़ पाते हैं? आपको लगता है? आप ही सोचिए उन बच्चों की क्या गलती है, क्यों नहीं पहुंच पाया पटना, क्यों नहीं पहुंच पाया रांची, क्यों नहीं कानपुर, लखनऊ या कोलकाता पहुंच पाया, क्यों नहीं वो दिल्ली पहुंच पाया? उन बच्चों की क्या गलती है? एक्चुअली अच्छे से आप सोचें इसको अगर गौर से, बच्चे की गलती नहीं है,
उनके पेरेंट्स सक्षम नहीं थे कि वो उनको पहुंचा पाए वहां तक। आपके पेरेंट्स सक्षम थे कि वो कैपेबल थे कि आपको उन्होंने मौका दिया कि बेटा तू जा और वहां पढ़, लेकिन तुम इसको गारंटेड लेते हो। गारंटेड लेना समझते हो? तुम इसको कभी सोचते ही नहीं हो। तुम तो सोचते हो मेरे पिताजी का तो जॉब है, उनका बिजनेस है, उनकी नौकरी है, तो उनको पैसा आ रहा है इसलिए मेरा हक है वहां पहुंचना। तुम इस प्रोसेस पे नहीं जाते हो कि तुम्हारे पिताजी के पास ये संसाधन, ये रिसोर्सेज हैं, बट जो तुम्हारे स्कूल का वो बच्चा जो तुम्हारे बेंच पर बैठा था, तुम्हारे बैच में था और वो पटना नहीं पहुंच पाया, आखिर उनके पिताजी के पास ये संसाधन क्यों नहीं है? कभी नहीं आप सोचते हैं। कहानी की जड़ यही है। एक दिन आगे, कुछ सालों बाद, 10 सालों बाद, 12 सालों बाद, 15 सालों बाद, समय गुजरने के बाद यह कहानी फिर से रिपीट होगी। आप भी एक पेरेंट होंगे और आपके साथ वाले बच्चे जो तैयारी आज कर रहे हैं वो भी पेरेंट होंगे, और फिर यही दिन रिपीट होगा। आप में से कुछ सिटी, कैपिटल सिटी भेज पाएंगे, कुछ नहीं भेज पाएंगे। ये डिपेंड इस पर करेगा कि आज जब आपको ईश्वर ने मौका दिया तो आप में से किस किस ने उस मौके को भुनाया, किस किस ने उस मौके का सही इस्तेमाल किया, गार्जियन के प्रयासों का मूल्यांकन किया, इवैल्यूएशन किया, और उसके आधार पर पेरेंट्स की क्रेडिबिलिटी को समझा कि पेरेंट्स ने कितने मेहनत से हमें दिया और उस मौके का इस्तेमाल करके आपने सक्सेस गेन की, अचीव किया। यह इतिहास फिर रिपीट होगा एक दिन, और उस दिन आपको समझ में आएगा जब आप फेल कर जाएंगे और कोई आपका दोस्त पास कर जाएगा। मतलब आप कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाएंगे और आपका, मेरी बात को गौर से सुनो, और आपका दोस्त कंपटीशन क्रैक कर जाएगा, वो अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, वो अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, वो अच्छा लॉयर बन जाएगा, वो अच्छा बिजनेस मैनेजर बन जाएगा और वो अपनी कंपनी खोलेगा, और कोई आप में से कोई जो वो काम नहीं कर पाए, जो जिंदगी भर आईना को पोंछते रहे, टीचर को जिम्मेदार समझते रहे, स्कूल के प्रिंसिपल को जिम्मेदार समझते रहे, मां बाप को जिम्मेदार समझते रहे, अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को जिम्मेदार समझते रहे, पैसों की कमी को जिम्मेदार समझते रहे, वो लोग उनके द्वारा अपने दोस्त के बनाई हुई कंपनी में काम करेंगे, जॉब करेंगे। और आपका दोस्त जिसने सक्सेस अचीव किया, जिसने आज के मौके को पकड़ा, पहचाना, पिताजी के मेहनत को सफल किया, भाई के मेहनत को सफल किया, वो जब कंपनी खोलेगा तो उसकी कंपनी में आप जॉब करेंगे, जो इस चीज को नहीं पहचान पाए, और आप अपने बच्चों को यह कहानी बताएंगे। देखते हो बेटा, तू अच्छे से पढ़ाई कर, तुम्हारी हालत मेरी जैसी ना होनी चाहिए। तुम देखते हो आज हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं बेटा, ये और हम दोनों साथ साथ एक ही बेंच पर कभी पढ़ाई किया करते थे, दोनों लोग। लेकिन देखो बेटा, इनकी किस्मत क्या हो गई, ये कंपनी के मालिक हो गए, इनका हमको 4 नंबर कम आया, हम नहीं क्रैक कर पाए, इनको 10 नंबर 4 नंबर ज्यादा आया, इनको एक सीट मिल गया, अच्छा कॉलेज मिल गया, अच्छा माहौल मिला, अच्छा एनवायरनमेंट मिला, ये ऊपर जाते रह गए और हम यहीं पर फंसे रह गए। तो बेटा तुमको अब ये जिंदगी बदलनी है, जो हम नहीं कर पाए वो सब तुमको करना पड़ेगा। ये उनकी किस्मत देखो, कैसे किस्मत ने ये रंग लाया, कैसे वो ऐसे हो गए। आप ये सब कुछ करेंगे, बोलेंगे, अफसोस आप गलत बोलेंगे अपने बच्चों से उस समय, एकदम अफसोस गलत बोलेंगे। क्यों? ये झूठ है, ये साफ झूठ है। मौका आज देखें आपको भी मिल रहा है। आपको मतलब जो नए चैप्टर शुरू होने के साथ आते हैं और 2 दिन बाद गायब हो जाते हैं, और मौका आपको भी मिल रहा है। आप कौन? जो कंटिन्यूअस सारे लेक्चर करते हैं। ऐसे लोग 20% ही होते हैं। दोनों को मौका मिल रहा है। जो सारे लेक्चर कर रहे हैं वही कंपनी खोलेंगे, वही जॉब देंगे, और जो आते हैं और जाते हैं वही उनके यहां नौकरी करेंगे, वही अपने बच्चों को कहानी सुनाएंगे, और वो भी अपने बच्चों को सुनाएंगे। वो सुनाएंगे, बेटा देख, जो चोटी की सोचता है वो रोटी की नहीं सोचता है। तो सपने बड़े रखो, क्योंकि तुम्हें चोटी पर पहुंचनी है। छोटी छोटी चीजों पर मत पड़ो तुम। जिसको चोटी का सोचना वो रोटी की कभी नहीं सोचेगा। हमारे बिजनेस को और बड़ा करो, तुम और बड़े बड़े यूनिट्स खोलो। एक इंसान ने तब्दीली इस तरह से लाई है चीजों में, एक इंसान ने ऐसा मेहनत किया है कि फासला कितना बढ़ गया। तुम अपने बच्चों को कहानी कुछ और सुना रहे हो, वो अपने बच्चों की कहानी को कुछ और सुना रहा है। क्यों ऐसा है? तकदीर इंसान की उसकी मुट्ठी में होती है। मैं मानता हूं बायोलॉजिकल चीजें भी होती है, मैं मानता हूं,
इसमें कोई दो राय नहीं है। जेनेटिक चीजें भी होती है, कोई बाय बर्थ ब्रिलियंट भी होता है, लेकिन ऐसे लोग बेटा 10% होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। 90% लोग सस्टेनेबिलिटी जिसमें है, जो सस्टेन कर रहे हैं, जो फाइट कर रहे हैं दुनिया में, उन्होंने अपने मेहनत से हर कुछ किया है। 10% ही दिमाग का करामत होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। मैं भी एक आम स्टूडेंट हूं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं हूं। जो कुछ जितना कुछ भी मेरे पास है, मेहनत से, पेरेंट्स के सपोर्ट से, या जो कुछ भी है मैंने वो किया है। अपना हॉबीज रहा, उस हॉबी को मैंने फलीभूत किया, उस पर मैंने काम किया है। तो फैसला आपके हाथ में है कि सफलता के लिए मेहनत करनी है, लोगों के द्वारा फेंके गए पत्थर को जोड़ जोड़ के सीढ़ियां बनानी है, या खोखले बहाने बनाने। बहाने कलाम साहब बनाते अगर, तो आज कलाम नहीं होते कि यार हम इतने गरीब हैं, इतनी गरीबी में कोई पेपर बेच बेच के फेंक के कोई साइंटिस्ट बन सकता है क्या, कोई पढ़ाई कर सकता है क्या? ये खोखले बहाने कलाम साहब के पास होते तो आज आपका देश इतना सुरक्षित नहीं होता, आपका स्पेस इतना सुरक्षित नहीं होता, स्पेस वॉर में आप इतना सिक्योर नहीं होते आज के डेट में। तो ये आप पर पूरे तरीके से डिपेंड करता है कि आपको क्या बनना है, क्या करना। आपके अंदर कैपेबिलिटीज है, आप इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा सोचने से क्या होगा? कौन अच्छा नहीं सोचता है? जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या आप में से कोई ऐसे हैं जो अच्छा नहीं सोचते होंगे कभी? हर कोई अच्छा सोचता है, हर कोई। यार मेरा आईआईटी, मैं तो जब बच्चा था ना, तो मैं तो आंखें बंद करता था और क्या देखता था ना, शक्ति शक्ति शक्तिमान। मतलब इतना अच्छा देखता था कि वो, मैं आंखें बंद करता था तो मेरे को आता था क्या ना, कि मैं गोल गोल घूम रहा हूं टावर पर से, एक बिल्डिंग से उड़ के दूसरे पर, दूसरे से उड़ के तीसरे पे जा रहा हूं। थिंकिंग वेल इज गुड, अच्छी बात है यार, अच्छा सोचना अच्छी बात है, लेकिन सफलताएं सोचने से नहीं मिलती है। प्लानिंग वेल इज वाइज। सोचे हुए चीज का प्लान सही से करना, उसमें बुद्धिमानी है। प्लानिंग वेल इज वाइज। और प्लान करके भी कुछ नहीं होगा अगर आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, मतलब आपने उसको किया नहीं, जिया नहीं अगर आपने उसको। तो थिंकिंग वेल इज गुड, प्लानिंग वेल इज वाइज, बट डूइंग वेल इज बेस्ट ऑफ ऑल। डूइंग वेल इज बेस्ट ऑफ ऑल। सोचिए अच्छा, अच्छी बात है, प्लान कीजिए अच्छा, बुद्धिमानी है, लेकिन उस काम को, जिस काम को आपने सोचा है, उसको कर गुजरिए, चाहे कुछ भी हो। आपके पास पैसों का अभाव हो तब भी गुजर जाइए, कलाम को देखिए। आपके पास फिजिकल डिसेबिलिटी हो फिर भी आप कर जाइए, सुधाचंद्रन को देखिए। आपके पास कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, आप कर गुजरिए। ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं। मैं कहता हूं ये कलाम साहब का नाम इसलिए नहीं आता है कि आप कलाम बन जाए, कलाम कोई दूसरा नहीं हो सकता है, लेकिन कलाम अगर दूसरा नहीं हो सकता तो आप सोनू है तो सोनू भी दूसरा नहीं हो सकता है। समझे मेरी बात को? आप सचिन है तो सचिन भी दूसरा नहीं हो सकता है। मैं कुमार मन्नू, तो इस बात का अहंकार है मेरे को, घमंड है, कोई दूसरा कुमार मन्नू इस जहान में नहीं हो सकता है। मेरे जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता है, मेरे से बेहतर पढ़ा लेगा, मेरे से खराब पढ़ा लेगा, मेरे जैसा तो यार कोई नहीं पढ़ा सकता। ये सेटिस्फैक्शन मेरे से कौन छीन सकता है, बताओ मेरे को? ये कॉन्फिडेंस मेरा कौन लूट लेगा? कोई दूसरा कुमार मन्नू नहीं हो सकता है, कोई दूसरा कुंदन कुमार नहीं हो सकता है, कोई दूसरा सचिन नहीं हो सकता, कोई दूसरा सौरभ नहीं हो सकता, कोई दूसरा राहुल नहीं हो सकता, कुछ नहीं, कोई दूसरा मिथुन नहीं हो सकता, कोई दूसरा ऋतिक नहीं हो सकता, कोई चीज दूसरा नहीं हो सकता। हर चीज दुनिया में एक है। और अपने आप को अंडरस्टिमेट कर ले तो मेरे से नहीं हो रहा है, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, चलो 4 क्लास बाद नहीं समझ में आया, छोड़ दिया। क्यों छोड़ देते हो? क्योंकि तुमने पिछले चैप्टर की क्लासेस रेगुलर नहीं करी, इसलिए तुम्हारे वो पल्ले नहीं पड़ रहा। तो आपकी इन हाथों की लकीरों में सब कुछ लिखी हुई है, आपको क्या करना है, डिसीजन तो आपका है, आप करें क्या? लो, बहाने बनाओ, डिस्ट्रैक्शन पे जाओ, फैलाओ, छितराओ, बहुत सारी चीजें हैं। क्या है, मेरा वीडियो हटाओ और साइड में कोई वेबसाइट खोल लो और देखो, लग जाओ उस पे। पड़ी हुई है यूट्यूब पे आजकल चीजें, और आपको बर्बाद करने के लिए चीजें डाली जा रही हैं, डाली जा रही हैं। नहीं दोस्त, मैं यही कहूंगा कि ये जो जिंदगी आपको ले जा रही है जिस तरफ, और आप मजबूर होकर उधर जा रहे हैं, उस रास्ते पर ना जाइए। मैं यही बोलूंगा, आपके अंदर एक इच्छा है, उसको इच्छा शक्ति में तब्दील करें। आपके अंदर एक इच्छा है, मतलब विश, विश, मेरी बात को अच्छे से सुने।
आपके अंदर एक विश है आईआईटी में हो जाए, मेडिकल में हो जाए, लेकिन वो इच्छा से नहीं होता है, उसको इच्छा शक्ति में तब्दील करें, विल पावर। ठीक है, इच्छा से काम नहीं होता, इच्छा स्टेप 1 है। विश काम किससे होता है? इच्छा शक्ति जिसको बोलते हो, विल पावर जिससे काम करना है। तो इच्छा को इच्छा शक्ति में कन्वर्ट करें और जिंदगी आपको जिस रास्ते पर ले जा रही है उस रास्ते पर ना जाए, जिंदगी को घसीट के उस रास्ते पर लाए जिस रास्ते पर आपकी इच्छाएं आपको ले जाना चाहती है। डू नॉट गो द वे द लाइफ टेक्स यू, उस रास्ते पर ना जाए जिस पर जिंदगी ले जा रही है। टेक द लाइफ ऑन द वे यू वांट टू गो, जिंदगी को घसीट के उस रास्ते पर लाएं जिस पर आप चलना चाहते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज दैट, एक चीज हमेशा याद रखें, यू आर बॉर्न टू लिव। आप पैदा हुए हैं, यू आर बॉर्न टू लिव, यू आर बॉर्न टू फाइट, यू आर बॉर्न टू क्रिएट समथिंग न्यू। यू आर नॉट लिविंग बिकॉज ऑलरेडी यू गेट बॉर्न। आप पैदा हुए हैं कुछ करने के लिए, कोई इतिहास रखने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए, इसलिए आप जी रहे हैं, आपको इसलिए जीना चाहिए। आप इसलिए नहीं जी रहे कि आप पैदा कर दिए गए हैं, मेरी बातों को समझे होंगे आप पैदा कर दिए गए हैं इसलिए जी रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए। आप जी रहे हैं इसलिए कि आपको कुछ नया करना है, इस समाज को कुछ देना है। आप में विवेक है, आप में सब कुछ है, आप में इच्छा है, बस इच्छा शक्ति की कमी है, उस पर काम करना है थोड़ा। यह सब कैसे होता है? इसका कोई मंत्र नहीं होता बेटा, किसी का मोटिवेशनल स्पीच लेने से नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आज मेरी बातें आपको बहुत अच्छी लगी हो, सर एक मोटिवेशनल सेशन था, लेकिन जरा सोचो ये कितना देर आपके दिमाग पर भारी रहेगा। अगर मैंने 1 घंटे आपको आज मोटिवेशनल स्पीच दिया तो बेटा ये कितने देर भारी रहेंगे आपको पता है? 1 घंटा और, यकीन मानिए, उसके बाद नहीं। हां, आप ये याद रखेंगे कि कुमार मन्नू सर अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन आपको ये यादें नहीं रहेंगी। ये जो अभी इंपैक्ट है, अभी आपके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे, अभी आपके दिमाग की सारी इंद्रियां खुल रही होंगी, अभी आपके दिमाग में पर्दे के पीछे प्लानिंग चलना स्टार्ट हो गया होगा। आज से मैं कसम खाता हूं कि ये बदल दूंगा, वो बदल दूंगा, लेकिन बेटा कुछ ना बदलोगे। 1 घंटा बाद खुद फिर बदल जाओगे। ये सब कुछ नहीं करता है, ये मेरी बातें आपको नहीं बदल पाएंगी, आपको बदलेंगे आपका विल पावर। आप उस पर काम कीजिए, अपने आप को एक डिसिप्लिन में बांधिए। आप नहीं पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए खुद को कभी पनिशमेंट दिए हैं आज तक? कभी दिए हो? कभी नहीं दिए होगे। अगर तुम पढ़ाई नहीं करते हो तो खुद को उसके लिए पनिश करो ना। किसका इंतजार कर रहे हो? क्योंकि बाबूजी से तो तुम चोरी कर रहे हो, पेरेंट्स से आप चोरी कर रहे हो, टीचर से तो चोरी कर लेते हो, तो उनको कहां पता चलेगा कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पता किसको? ईमानदारी से आपको पता है, तो आपको खुद को पनिश करना है। आप 2 इंसान हैं, एक सच्चे वाले और एक बेईमान वाले। तो जो सच्चा वाला पार्ट है ना आपके अंदर, जिसको विवेक कहते हैं, और जो बेईमान वाला पार्ट है जिसको दिल कहते हैं, तो वो विवेक वाले से आप खुद हमेशा प्रश्न करें, क्वेश्चन करें कि मैं यहां सही हूं कि गलत हूं। आपको जवाब मिल जाएगा और पनिश करें। लाइक जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको पढ़ना था, आज 5 घंटे पढ़ने चाहिए, या चलो अभी 3 घंटा बैठ के अभी पढ़ाई करनी है। इतना बनता है आपका कि मैं रात के 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक 2 घंटा पढ़ाई करूं। आप पढ़ने बैठे, आपको मन नहीं लगा, आप यूट्यूब देखने लगे, कोई मूवी देखने लगे। जिस समय आपके जेहन में पढ़ाई से हट के कोई और ख्याल आया वो 2 घंटे के लिए, आप अपने आप को एक पनिशमेंट दे दे, तू पढ़ कि ना पढ़, तेरा पनिशमेंट है कि तू 2 घंटा इस चेयर पर ऐसे ही बैठा रहेगा। अपने आप को हार्डली पनिश करें। जब आप ऐसा करेंगे और 2 घंटा अपने आप को डांट के बिठा देंगे उस चेयर पे कि तू हिल नहीं सकता, तू भले ही ना पढ़ लेकिन तेरे को बैठना है, तो थोड़ी देर बाद खुद ही अंदर से आवाज आएगी, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, अंतराक्षी नहीं शुरू करनी है, इससे अच्छा किताब पलट करके ले लो हरि का नाम, मतलब वापस पढ़ाई ही शुरू कर दो। जब आप ऐसा करेंगे, खुद को पनिशमेंट देंगे, तो अंदर से ही आवाज आ जाएगी कि यार क्या आप 3 घंटा बैठे, उससे अच्छा पढ़ाई ही कर लो। इसी तरीके से खुद को थोड़ा थोड़ा करके बदलोगे। उम्मीद है मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत खुशनसीब है, अपने खुशनसीबी को पहचानिए और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। मेरे से जितना हो सकता मदद आप लें। कुमार मनुज मैजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई नहीं होती है,
यहां लाइफ मेकिंग सेशंस होते हैं बराबर, ये रेगुलर होते हैं, मैं बराबर आपको समझाता हूं, आप ही भागते रहते हैं। और खास करके मेरे को पता है कि जब जब नया चैप्टर आता है तो मैं एक बार 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट के लिए, कभी कभी 1 घंटे, कभी बातचीत में और टाइम ज्यादा भी लग गया तो मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि उस दिन जरूर नए बच्चे आते हैं जो पहले से गायब रहते हैं। हो सकता है मेरी बोली का असर 1-2 स्टूडेंट पर ध्यान पड़ जाए, उसकी जिंदगी बदल जाए, उसको स्ट्राइक कर जाए, हो सकता है। यार तो मेरा बोलना सफल हो गया ना फिर। 100 में 100 नहीं, 5 या 10 पर असर कर गया मेरी बातों का, मेरा बोलना सफल हो गया ना फिर। 10 इंसान तो मैंने अच्छे बनाए ना, कम से कम नहीं कुछ किया जिंदगी में तो। इसीलिए जब भी यूनिट शुरू होता है तो मैं कोशिश करता हूं कैसा करो। तो दोस्तों आज के लिए रहने देता हूं सेशन को इतना पे ही, काफी मैंने भी बोल लिया और आपने भी झेल लिया। अगले सेशन में हम लोग, अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं मेरी बातों को आपने समझा होगा। मैंने आपको फ्यूचर का चश्मा पहनाया है कि उस चश्मे से आप देखें कि फ्यूचर कैसा दिखता है, अपने पेरेंट्स को रियलाइज करें, फील करें कि मेरे पेरेंट्स किस हाल में मेरे को दे रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, ये फील करें। वो भविष्य का चश्मा मैंने आज आपको पहना करके दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कुछ बातें मेरी समझ में आई होंगी। बहुत सारा प्यार आप लोगों को, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।